everyone, welcome to our new session of KCC tutorials। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वी का मराठी अक्षर भारती का तीसरा पाठ बेटा मी ऐकतो आहे ये पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का हम अगला बचा हुआ पार्ट इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने शुरुआती भाग देखा है, जिसमें हमने देखा था कि ये जो शिरीष है, शिरीष भागवत, ये कैसे सीखने को इनके पास जाता है, लेखक के पास जाता है संगीत विद्यालय में, और इसकी जो कंडीशन है अपने पिताजी के साथ, पिताजी भी आएंगे, ये बात कैसे मतलब ये सीखते हैं, ये सभी बातें शुरुआती भाग में हमने देखा था। जब ये कब की बात लेखक बता रहे हैं, जब 10 में मतलब बहुत दिन पहले जब शिरीष भागवत इनके पास सीखने के लिए आया था। अभी जो क्या चल रहा है कि एक फंक्शन में, ये कार्यक्रम में इसको अपनी कला पेश करने का मौका मिला है, और उसकी यादें बताते हुए, शिरीष की यादें बताते हुए लेखक बता रहे कि जब ये शुरुआत में आया था इनके पास पढ़ने के लिए, संगीत सीखने के लिए, तब क्या क्या हुआ था, ये सभी बातें लेखक बता रहे हैं। तो यही आगे की बात क्या हुई, कैसे इसने सीखा, ये सभी बातें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो सीखने से स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे की बातें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ तक हमने देखा था कि ये जो शिरीष था, ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहा था, सीख रहा था, संगीत सीख रहा था। हाँ हाँ म्हणता 3 महिने निघून गेले, और ऐसे कहते कहते 3 महिने निकल चुके थे, ये संगीत सीख रहा था। आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला। ये इतना अच्छा बजा रहा था शुरुआती में कि लेखक कह रहे हैं कि मैंने ऐसे निश्चित कर दिया, मैंने ऐसे ठान लिया कि अपना जो पहला कार्यक्रम होने वाला है, जाहिर कार्यक्रम होने वाला है, पब्लिक फंक्शन जो होने वाला है, इसमें अपनी कला पेश करने का मौका मैं शिरीष को दूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर दिया था। निश्चय कर दिया था मतलब ऐसा ठान लिया था। आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो, शिरीष अशीच प्रगति कायम राहू दे। और ऐसा कहने के बाद मैंने शिरीष को कहा कि शिरीष ऐसे ही बनाए हुए रखना, ऐसे ही तुम अपनी प्रगति करते हुए रहना, मतलब कीप इट अप। उन्होंने कहा कि ऐसे ही तुम कंटिन्यूअसली अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी और तुम कामयाब हो सकोगे। आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे। इन्होंने बता दिया लेखक ने कि जब हमारा कार्यक्रम होगा, फंक्शन होगा, तो मैंने तुम्हें मौका देने का सोचा है, मैंने तुम्हारा कार्यक्रम रखा है। हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती। ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि उसे बहुत आनंद होगा, उसे बहुत खुशी होगी कि मुझे अपनी कला पेश करने का मौका मिल रहा है। लेकिन पण त्याच्या चेहऱ्यावरच्या आनंदाच्या काहीही भावना दिसल्या नाहीत। लेकिन उसके चेहरे पर मुझे कोई भी खुशी की ऐसी झलक तक नज़र नहीं आई। कोई भी भावना, उसके खुशी की भावना उसके चेहरे पर नहीं थी। इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला। इतना ही नहीं, लेकिन ये बात सुनने के बाद उसका चेहरा थोड़ा सा मायूस सा हो गया, ये थोड़ा सा नाराज़ सा हो गया। क्यों? देखिए आप आगे बताते हैं लेखक। मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? मैंने पूछा कि तुम्हें यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, मतलब खुशी नहीं हुई? गंभीर आवाजात ठाशीव स्वरूपाचे उत्तर आले, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल। शिरीष ने जवाब दिया कि मुझसे ज़्यादा इस बात का आनंद, इस बात की खुशी मेरे पिताजी नाना को बहुत होगी, ऐसा उसने जवाब दिया। पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तरेवाईक उत्तराचे आश्चर्य करीत मी बसलो। तो ये जवाब भी उसका ऐसे चौंका देने वाला था कि इसको मौका मिल रहा है अपनी कला पेश करने का, सबके सामने, ऑडियंस के सामने अपनी कला पेश करने का इसे मौका मिल रहा है। इस बात की खुशी तो उसे होनी चाहिए, लेकिन खुशी की कोई भी झलक उसके चेहरे पर लेखक को नज़र नहीं आई थी। तो इसके कारण लेखक ने पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई इस बात की कि तुम्हें गाने का, अपनी कला पेश करने का मौका मिल रहा है? तो शिरीष ने कहा कि गंभीर आवाज़ में, मतलब ऐसे सीरियस टोन में उसने कहा कि मुझसे ज़्यादा इस बात की खुशी मेरे पिताजी को होगी, ऐसा उसने कहा। तो इसका ये जवाब सुनकर ये चौंक गए लेखक। प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे, या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना।
लेखक कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जब भी मैं कुछ बात करता हूँ, ये हमेशा नाना की बातें ही क्यों करता है? मतलब इसके पिताजी की ही बातें क्यों करता है? और ये जो नाना है, ये हर रोज़ उसके साथ क्यों आते हैं? इस बात का रहस्य मतलब सस्पेंस क्या है इसके पीछे? मतलब क्या बात ऐसी है कि ये हर रोज़ इसके साथ आते हैं और कुछ भी एक शब्द भी ना बोलते हुए, ये यहाँ पर ही बैठकर सुनकर चले जाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? ये बात इस बात का सवाल इस सवाल का जवाब मुझे नाही मिल रहा था. याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे और एक डाऊट मेरे मन में हमेशा आता था, ती म्हणजे नानाजवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने व्हायोलिन वाजवत नसावा ही. दुसरेच दिवशी शिरीष आला नाही. त्याचा हा पहिला खाडा. ये सभी बातें होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब भी नाना उसके साथ होते हैं तो शिरीष अच्छी तरह से मन लगाकर नहीं बजाता है। ये बात मेरे ध्यान में आई, मतलब ऐसे शंका मुझे लग रही थी। अ, और दूसरे ही दिन शिरीष मतलब क्लास को आता नहीं है, ये छुट्टी लेता है क्लास को। हा त्याचा पहिलाच खाडा, मतलब इसने पहली ही बार उसने छुट्टी ले ली. नसेल एखाद्या वेळेस जमले नसेल एखाद्या वेळेस जमले असे समाधान करून घेतले. पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशीसुद्धा शिरीष आला नाही. चौथा दिवस गेला, पाचवा गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले. लेखक को लग रहा था कि एक दिन ये नहीं आया होगा, शायद कुछ काम होगा, तो इसीलिए ये नहीं आया होगा शायद, ऐसा लगा. लेकिन 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ऐसे 15 दिन बीत गए, लेकिन शिरीष का कुछ आता पता नहीं था. शिरीष क्लास को आता ही नहीं था. शिरीषचा पत्ता नव्हता. शिरीष क्लास में आता ही नहीं था. 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला. तो 15 दिन बीत गए, तो 16वें दिन पर क्या हुआ, एक आदमी आया जो फ़ीस के उसके पैसे, शिरीष के फ़ीस के पैसे और निरोप मतलब कुछ संदेशा ये लाया था. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला. शिरीष के पिताजी की तबीयत बिगड़ गई थी, ये बीमार थे, तो इसके कारण शिरीष क्लास को नहीं आ पा रहा था. ये संदेशा उसने दे दिया, ये संदेश यहाँ तक पहुँचा दिया और फीस के पैसे भी उसने दे दिए. थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हणालो, नानांची त्याला काय करायचे आहे? इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय? शिरीष आला नहीं, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. तो इन्होंने शिरीष को मौका देने की ठान ली थी, मतलब उसे अपनी कला पेश करने का मौका ये देने वाले थे अपने पब्लिक कार्यक्रम में, मतलब जाहिर कार्यक्रम जब होने वाला था ऑडियंस के सामने, तो उससे मौका देने वाले थे शिरीष को. लेकिन जब ये 15 दिन आ नहीं रहा है, तो इसका प्रैक्टिस छूट गई होगी. ये कुछ भी प्रैक्टिस करता नहीं होगा, कुछ भी सीखता नहीं होगा, तो ये कैसे गा पाएगा? तो उनको गुस्सा आया लेखक को, तो ये कहने लगे कि नाना के पास इसका क्या काम है? अगर नाना नहीं भी आते हैं क्लास को, ये बीमार है तो ठीक है, ये ना आए. ये तो शिरीष तो क्लास को आना चाहिए, क्योंकि अभी कार्यक्रम है, उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो इसके कारण इनको थोडासा गुस्सा आया. शिरीष आला नहीं, त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. तो शिरीष के न आने के कारण इन्होंने क्या किया, इसका कार्यक्रम कैंसिल कर दिया. रद्द केला मतलब कैंसिल कर दिया. त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले. तो उसका भी नाम ही नहीं निकालने का है, ऐसा ठान के मैंने बाकी स्टूडेंट्स को तैयार किया उस कार्यक्रम के लिए. समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो. और ये जो समारंभ का दिन था, मतलब जब कार्यक्रम होने वाला था उस दिन, उसकी सुबह का जो समय था, उस सुबह की समय से मैं बहुत बेचैन सा था. शिरीष की याद मुझे बहुत आ रही थी, उसके कारण मैं बहुत बेचैन सा था. सकाळची इतर कामे आटोपून मी जरा स्वस्थ बसतो न बसतो, तोच दारात शिरीष उभा. और मैंने सुबह के कुछ काम निपटा दिए और निपटने के बाद मैंने थोड़ा सा बैठा था आराम करने के लिए, ऐसे ही बैठा था. तो मैंने क्या देखा, तो शिरीष आ गया है. शिरीष को मैंने देखा. दारात शिरीष उभा, मतलब अपने दरवाजे पर मैंने शिरीष को देखा. मी ताडकन उभा राहिलो व त्याच्याजवळ गेलो. देखिए लेखक बता रहे कि मैंने देखा शिरीष को, तो मैं उसके पास गया कि क्यों इतने दिन ये आया नहीं था, इसने प्रैक्टिस की है कि नहीं, अभी कार्यक्रम का क्या होगा, क्या ये अपनी कला पेश करेगा. ये सभी सवाल जो थे ये अनुत्तरित थे, जिसका जवाब सिर्फ शिरीष ही दे सकता था कि ये क्यों 15 दिन तक नहीं आया, क्या इसने प्रैक्टिस की थी. तो देखिए आगे क्या होता है, इनके बीच में जो बातें होती है. अरे तुझा पत्ता तरी काय, आणि आज एकटाच कसा काय, नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. देखिए इनको कितने सवाल लेखक ने पूछे. देखिए
तुम कहाँ पर थे और तुम अकेले कैसे आए हो? एकटाच कसा? मतलब अकेले ही कैसे आए हो? नाना तुम्हारे साथ नहीं आए? यहाँ की दुनिया वहाँ हो जाएगी, मतलब तुम्हारे साथ नाना ना आए, ये तो कितनी आश्चर्य की बात है। ऐसा कहने पर ये कह रहे कि इकडची दुनिया तिकडे होईल, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि नाना तुम्हारे साथ नहीं आए हो? क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं बीता है कि नाना तुम्हारे साथ नहीं आते हो। इकडची दुनिया तिकडेच झाली आहे सर. यापुढे मी एकटाच दिसेन. माझे नाना नाना माझे नाना कायमचे गेले हो सर. इसने जवाब दिया शिरीष ने। देखिए शिरीष क्या कहता है कि हाँ सर, यहाँ की दुनिया वहाँ पर गई है, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है, अघटित सा ऐसा कुछ तो हुआ है, या इसके बाद मैं आपको अकेला ही नज़र आऊँगा। मेरे जो नाना है, मेरे पिताजी है, ये हमेशा के लिए चल बसे हैं, हमेशा के लिए ये मुझे छोड़कर चले गए हैं, मतलब मेरे पिताजी गुजर गए हैं, उनका देहांत हो गया है, ऐसा ये कहता है शिरीष. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना? मी खिन्नपणे हो म्हणालो. बऱ्याच सांत्वनानंतर, सांत्वन मतलब उसको समझाने के बाद, ये रोने लगा शिरीष, तो उसको समझाने के बाद, बहुत समझाने के बाद उसने पूछा कि आज हमारे विद्यालय का कार्यक्रम है ना? तो बहुत ही खिन्नता से मैंने जवाब दिया कि हाँ, हमारा आज कार्यक्रम है. खिन्नपणे मतलब दुखी होकर, बहुत ही दुखी होकर लेखक ने जवाब दिया की "हां, आज हमारा कार्यक्रम है." "मग मला आज कार्यक्रम द्या. नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा." तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. मी सौम्य आवाजात म्हणालो, "शिरीष, मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज माझा नाईलाज आहे." देखिए इसने कहा कि हाँ, आज कार्यक्रम है, तो शिरीष कहता है कि आज मुझे कार्यक्रम दे दीजिए, मतलब मुझे अपनी कला पेश करने का मौका दे दीजिए, प्लीज़ आप ना मत करना, कहना मना मत करना, नाही म्हणू नका सर. ये कहता है कि आप प्लीज़ मना मत करना, एवढीच इच्छा पूरा, मेरी ये जो इच्छा है सिर्फ आप यही पूरी इच्छा कीजिए मेरी, कि आप मुझे आज गाने का मतलब अपनी कला पेश करने का, संगीत वाद्य बजाने का मुझे मौका दीजिए. ऐसा कहने पर लेखक कह रहे हैं कि मेरे अंदर का जो शिक्षक था, ये जाग उठा और मैं कहने लगा कि शिरीष, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ. लेखक ने क्या कहा कि शिरीष, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकता. नाईलाज मतलब कुछ न कर पाना. मैं कुछ नहीं कर सकता. आय एम हेल्पलेस. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. देखिए ये क्या कहते हैं कि आज का ये जो पहला हमारा कार्यक्रम है, इसी पर हमारे विद्यालय की जो इमेज है, ये टिकी हुई होगी, मतलब लोग इसको इसी नज़रिए से देखेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का जो होता है, ये पहला जो हमारा कार्यक्रम है उसी पर से डिसाइड किया जाएगा. हमारी जो रेप्यूटेशन है, ये इसी पहले कार्यक्रम के कारण ही मतलब इसी पहले कार्यक्रम पर डिपेंड करती है. इब्रत मतलब रेप्यूटेशन, हमारी रेप्यूटेशन इस कार्यक्रम पर डिपेंड करती है. त्यातून तुझी 2 महिने गैरहजेरी लागलेली. तूच सांग, मी तुला कार्यक्रम कसा काय देऊ? और उसके उसके बाद तुम तो 2 महीने थे भी नहीं, मतलब गैरहाज़िर मतलब एब्सेंटी. तुम्हारी एब्सेंटी भी थी 2 महीने, तो तुमने कुछ प्रैक्टिस भी की नहीं होगी. तो तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कार्यक्रम कैसे दे सकता हूँ? क्या तुम्हें इस बात का रियाज़ है, संगीत कैसे बजाना है? अभी तुम भूल चुके होंगे, कितने दिनों से तुम्हें प्रैक्टिस नहीं की है. तो ये सभी बातों के कारण लेखक कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गाने का मौका नहीं दे सकता हूँ. अगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, "सर, माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा, मला आज वाजवू दे. नंतर जन्मात हात लावणार नाही व्हायोलिनला." शिरीष ने कहा, बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मेरी ये विनती आप मान्य कर दीजिए, मतलब एक्सेप्ट कर दीजिए और मुझे आज बजाने का मौका दे दीजिए. मैं फिर से ज़िंदगी में कभी भी वायोलिन को हाथ भी नहीं लगाऊँगा. ऐसा ये शिरीष कहता है, बहुत मन से ये कहता है की मुझे आज आप मौका दीजिए बजाने का. तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजवू नको. तुझी मनस्थिति ही आज बरोबर नाही. देखिए लेखक कहते हैं कि तू आगे पूरा अपना जन्म भर बजा, मतलब आगे तू कभी भी बजा, लेकिन आज मत बजा, क्योंकि आज तुम्हारी मनस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है. अभी तुम दुखी हो, तुम्हारे मन में दुःख है, तुम अच्छे तरह से बजा नहीं पाओगे. ऐसा ये शिरीष कहता है. मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधारेल. शिरीष ने फिर से कहा कि आपने अगर मुझे परमिशन दी, परवानगी मतलब परमिशन देना, आपने अगर मुझे मौका दिया तो मेरी मनस्थिति सुधर जाएगी, मैं अच्छी तरह से बजा सकूँगा. ऐसा ये कहता है शिरीष. शेवटी त्याचे दुःखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा, असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली.
मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असेच मी ठरवले. तो फिर इतना कहने के बाद, इतना मनाने के बाद लेखक ने ऐसा डिसाइड किया कि उसका मन पहले ही दुखी है, उसको फिर और क्यों दुखी करना। और ऐसा सोचने के बाद इन्होंने ऐसा उसको मौका देने का ठान लिया, मतलब निश्चित कर दिया। और इन्होंने लेखक ने उसको परमिशन दे दी कि हाँ तुम बजा सकते हो, लेकिन पहला ही कार्यक्रम उसका मैंने रख दिया. त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला. तो ये सभी अभी यहाँ तक जो बातें उन्होंने बताई थी लेखक ने, ये तब से चल रही थी और अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, पर्दा निकल चुका है। पर्दा निकलने के बाद लाइट्स जो है इसके चेहरे पर आई है, इसने आंखें बंद कर दी है अपनी, और किसी का तो ध्यान करते हुए ध्यान करने के बाद इसने अपनी आंखें खोली है, ऑडियंस की तरफ इसने देखा है और फिर से उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया है। अभी ये बजाने के लिए शुरू कर दिया है इसने. शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता. ये इतने अच्छे तरह से ये वाद्य बजा रहा था, वायोलिन इतनी अच्छी तरह से बजा रहा था जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान बजा रहा हो. एक्सपीरियंस इंसान कैसे बजाता है कोई भी म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, उसी तरह ये जो शिरीष था ये बजा रहा था. इतके शिकला तरी कुठे याचाच मी विचार करत होतो आणि त्याहीपेक्षा मला मुख्य प्रश्न असा पडला होता की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील, असेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार. तेव्हा याच्यानंतर वाजवायला कुणाला बसवावे. लेखक कह रहे हैं कि इतनी सब प्रैक्टिस इसने कब की, इतना सब इसने कहाँ पर सीखा, इस बात का ही मैं विचार करने लगा. और मुझे मेन सवाल तो मेरे मन में ये उठ रहा था कि नया ही सीखने वाला ये लड़का, नया 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 ही आया हुआ था ये जो शिरीष था, इतने अच्छी तरह से, इतने उत्कृष्ट मतलब एक्सेलेंट तरीके से ये बजा रहा था. तो पुराने जो स्टूडेंट है, जुने मुरलेले विद्यार्थी, मुरलेले मतलब जिनको बहुत एक्सपीरियंस है बजाने का, ऐसे विद्यार्थी, तो ओल्ड स्टूडेंट्स जो है मेरे वो तो कितने अच्छे बजाते होंगे, ऐसा ही बाहर के लोग कह रहे होंगे. तेव्हा याच्यानंतर कोणाला वाजवायला बसवायचे, ऐसा विचार उनके मन में आ रहा था कि अभी यही शिरीष इतना अच्छा बजा रहा है, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि नया स्टूडेंट अगर इतना अच्छा बजाता है तो सोचने की बात है कि पुराने स्टूडेंट्स कितना अच्छा बजाते होंगे, ऐसा विचार लोग कर रहे होंगे. तो लेखक को ये सवाल अभी मन में आ रहा था कि अभी इसके बाद मैं किसे भेजूँ अपनी कला सादर करने के लिए, पेश करने के लिए मैं किसे भेजूँ, ये सवाल उनके मन में आ रहा था. टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो. और शिरीष का पूरा बजाकर होने के बाद, वादन होने के बाद लोग तालियां बजाने लगे. और तालियों की इस आवाज़ से मैं जाग गया. शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायांवर डोके ठेवले. शिरीष का अपनी कला पेश करने के बाद अंदर आता है और उसने क्या किया, नमस्कार किया, उनके पैर छुए. मी त्याला उठवत विचारले, शिरीष हा काय प्रकार आहे, तू माझ्याकडे न येता आणखी कुठे शिकत होतास. इन्होंने पूछा लेखक ने कि ये कैसे हो सकता है, तुमने कहीं पर सीखा है क्या, मेरी यहाँ पर तो तुम नहीं आते थे, तो कहीं और सीखते थे क्या तुम. डोळे पुशीत शिरीष म्हणाला, सर काय ही भलतीच शंका, मी तुम्हाला सर्व सविस्तर सांगतो. देखिए अभी शिरीष बता रहा है कि 2 महीने में उसने क्या किया था, 2 महीने ये क्यों क्लास को नहीं आया था, ये सभी बातें ये शिरीष बता रहा है. उसने अंदर आने के बाद पहले अपने गुरु के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद ले लिए. उसको उठाते हुए लेखक ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तुमने कहीं और सीखा है क्या 2 महीने में, मेरे यहाँ तो तुम नहीं आते थे, तो तुम कहीं और सीखे हो क्या. तो अपनी आंखें पोंछते हुए शिरीष कहता है कि ये कैसी शंका आप उत्पन्न करें, मतलब क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको सभी बातें विस्तार से समझाता हूँ. देखिए अभी शिरीष आगे क्या कहता है. ज्या दिवशी मी तुमच्याकडे फी व चिठ्ठी पाठवली त्याच रात्री नाना वारले. उसने चिट्ठी भेजी थी और संदेशा भेजा था, उसी रात उसके पिताजी गुजर गए थे, मतलब नाना गुजर गए थे. मला धक्काच बसला. ज्यांच्यासाठी शिकत होतो तेच गेल्यावर कशाला आता शिका, म्हणून मी व्हायोलिनला हातच लावायचा नाही असे ठरवले. जिनके लिए मैं संगीत सीख रहा था, बजा रहा था, जिनको संगीत पर बहुत प्यार था, ऐसे मेरे पिताजी नाना, जिनके लिए मैं संगीत सीख रहा था, यही अगर नहीं है मेरे साथ, मेरी दुनिया में मेरे साथ नहीं है, तो क्यों मैं संगीत सीखूं. ऐसा कहकर, ऐसा मन में विचार करते हुए मैंने वायोलिन को हाथ ही नहीं लगाया था. मैंने ऐसे ठान लिया कि मैं अभी कभी भी वायोलिन को हाथ ही नहीं लगाऊंगा.
तुम्हाला कदाचित माहीत नसेल किंवा माहीत असेल किंवा नसेलही. माझे नाना एकेकाळी उत्कृष्ट गवई होते, पण त्यांना एकदा कसलासा जबर अपघात झाला व ते त्या अपघातात ते ठार बहिरे झाले. देखिए ये यहाँ पर उसके भूतकाल की सभी बातें बता रहा है कि क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ था कि नाना इसके साथ आते थे, हर रोज़ उस क्लास में बैठते थे, ऐसा क्यों होता था? ये सभी बातें शिरीष बता रहा है। ये कहता है कि शायद आपको पता होगा भी या नहीं, लेकिन मेरे पिताजी जो थे ये एक समय में उत्कृष्ट गवई थे। गवई मतलब जो राजगायक होते हैं, उनको गवई कहते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा गाने वाले गायक थे। लेकिन एक बार कैसे तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत डेंजरस एक्सीडेंट उनका हुआ था और उस एक्सीडेंट में ये बहरे हो गए थे, मतलब डीफ हो गए थे। उनको सुनना नहीं आता था. त्यांना काहीही ऐकू येत नसे. उनको कुछ भी सुनने को नहीं आता था. ओठांच्या हालचालीवरून त्यांना काही शब्द समजत. लिप रीडिंग, ओठांची हालचाल मतलब क्या? लिप रीडिंग. लिप रीडिंग से ये कुछ सभी बातें समझते थे. कुछ शब्द इनको समझ में आते थे लिप रीडिंग से. बहिरेपणाच्या इतर गैरसोयींपेक्षा संगीत सेवा अंतरली याचाच नानांना धक्का बसला. इनको बहिरे मतलब बहरा होने का उनको कोई दुःख नहीं था. मतलब बहरा उनको होना मतलब ये कोई उसको उनके मन को ये इतनी बात नहीं लगी थी. लेकिन ऐसा होने के कारण ये जो संगीत सेवा थी उनकी, ये इनसे दूर हो गई थी. ये संगीत सीख नहीं पा रहे थे, कुछ गा नहीं पा रहे थे, कुछ सुन नहीं पा रहे थे. तो अंतरली मतलब दूर गई थी ये संगीत सेवा. इसी बात का नाना को धक्का लगा था, मतलब दिल को ठेस पहुंची थी उनके. शेवटी त्यांनी मला काहीतरी वाद्य शिकण्यासाठी उद्युक्त केले. मतलब उन्होंने मना लिया. उद्युक्त केले मतलब उनको तैयार किया. शीर्ष बता रहा है कि आखिर में उन्होंने मुझे कोई तो वाद्य सीखने के लिए तयार किया, उद्युक्त किया. कोणीतरी संगीतशास्त्रासाठी सतत धडपड करत असल्याचे पाहण्यातच त्यांना अमाप सौख्य मिळत होते. म्हणूनच ते रोज़ माझ्याबरोबर इथे येत होते. देखिए ये बता रहा है कि कोई तो है जो संगीत के लिए मेहनत कर रहा है. धड़पड़ करने मतलब मेहनत करना, उसको सीखना, मन लगाकर सीखना. संगीत शास्त्रासाठी कोई तो मेहनत कर रहा है. ये बात सुनकर ये बात देखकर उनको बहुत सुख मिलता था. इसी में उनको सुख था, मतलब संतुष्ट थे ये कि कोई तो है जो संगीत पर प्यार करता है, संगीत को मन से सीखता है, चाहता है. ये बात देखकर ही उनको बहुत अच्छा लगता था और यही देखने के लिए ये मेरे साथ हर रोज़ मेरे क्लास में आते थे. देखिए इसने बताया है कि क्यों रोज़ नाना उसके साथ क्लास में आते थे. संगीत देखने के लिए, सीखने के लिए कि ये कैसे करता है, कैसे सीखता है, कैसे बजाता है. ये सभी बातें देखने के लिए ये आते थे वहाँ पर. पण त्यांना ऐकू काहीच येत नव्हते. लेकिन उनको सुनाई नहीं देता था. भले ही इनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन ये फिर भी उनके क्लास में आते थे. त्यामुळे मला वारंवार खेद व्हायचा की मी वाजवण्यात कितीही प्रगती व कौशल्य दाखवले तरी माझे नाना काही ते ऐकू शकत नाहीत. या विचाराने मला नानांसमोर मोकळेपणा वाटत नव्हता. शिरीष क्या कह रहा है देखिए, मैं इतना अच्छा सुंदर कितना भी सुंदर बजाऊं, लेकिन मुझे इस बात का दुख था, खेद था मन में कि मैं कितना भी अच्छा बजाऊं, मेरे पिताजी, मेरे नाना ये सुन नहीं सकेंगे. इस बात का मुझे बहुत दुःख होता था. खेद व्हायचा मतलब दुःख होता था. मी कितीही वाजवण्यात प्रगती व कौशल्य दाखवले, मैंने कितना भी अच्छा बजाया, मैंने कितनी भी प्रगति कर ली, लेकिन फिर भी मैंने जो बजाया है ये मेरे पिताजी नाना कभी नहीं सुन सकते. और इस बात को लेकर मैं बहुत हैरान था और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता था, मोकळेपणा वाटत नव्हता. मतलब ये अच्छे से बजाता नहीं था कभी. ज्या दिवशी नाना गेले त्या दिवशी मी ठरवले की संगीत बंद. और जिस दिन नाना गुजर गए उसी दिन मैंने ठान लिया कि अभी संगीत बंद. मैं संगीत के बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं कभी भी नहीं बजाऊंगा. पण दुसऱ्याच क्षणी मनात विचार आला की माझे नाना तेव्हा माझे वादन ऐकू शकत नव्हते, पण आता माझ्या शेजारी बसून नक्की ऐकत आहेत. लेकिन फिर मैंने ऐसा विचार किया कि नाना जब मेरे साथ थे तब तो ये मेरा गाना नहीं सुन सकते थे. मतलब जो भी मैं वादन करता था, जो भी मैं वाद्य बजाता था, ये तब नहीं सुन सकते थे. लेकिन आज तो ये मेरे साथ बैठकर सुन सकते हैं. भले ये आज मेरे साथ शरीर से नहीं है, लेकिन मन से तो है, आत्मा से तो है. ऐसा सोचकर मैंने फिर से ये ठान लिया. या विचारासरशी मतलब ऐसा विचार करने के साथ ही लोकांच्या निंदेकडे लक्ष न देता मी त्याच दिवसापासून वायोलिन वाजवायला
शुरुआत के लिए, और इसी विचार के साथ मैंने लोगों की बातों की ओर ध्यान न देते हुए, निंदा करना मतलब बुराई करना, लोगों की बुराई करने की जो बातें हैं इनके तरफ ध्यान न देते हुए मैंने उसी दिन से वायलिन बजाना शुरुवात कर दिया. आज सकाळपर्यंत मी कुठे बाहेर पडलो नव्हतो. 24 तास एकच उद्योग, एकच ध्यास. मी सराव करू लागलो, म्हणजे मला भास व्हायचा की पुढच्या ताना व सूर मला नानाच सांगत आहेत. तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला आहे व तंबोऱ्याच्या तारांवरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत. देखिए शिरीष कह रहा है कि आज सुबह तक, जब से नाना गुज़र गए हैं, आज सुबह तक, उस दिन से लेकर आज सुबह तक मैं घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ. मैं 24 तास मतलब सुबह शाम दिन रात एक ही काम करता था. मैं सिर्फ़ प्रैक्टिस करता था, और जब भी मैं प्रैक्टिस करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि आगे की जो बजाने की जो सुर है, ताना सूर है, ये मुझे नाना ही बता रहे, मुझे पिताजी ही बता रहे. तबल्याचा ठेका त्यांनीच धरला है. मेरे साथ-साथ ये तबला बजा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता था. तंबोऱ्याच्या तारांवरून पण त्यांचीच बोटे फिरत आहेत, ऐसा मुझे भास होता था. मुझे ऐसा लगता था कि नाना मेरे साथ है. ऐसा ये शिरीष कह रहा है. जब ये 2 महीने क्यों नहीं आया था, इसकी बातें ये बता रहा है कि ये प्रैक्टिस कर रहा था. इसके पिताजी गुज़रने के बाद इसने वायलिन को हाथ भी न लगाने की ठान ली थी. लेकिन ये फिर से सोचता है कि तब नहीं सुन सकते थे नाना मेरे साथ जब थे, शरीर से मेरे साथ जब थे तब ये सुन नहीं सकते थे, लेकिन मन से अब तो ये मेरे साथ है. भले ये मेरे साथ अभी शरीर से नहीं है, लेकिन मन से तो ये कहीं पर तो है, जो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं. तो इसके कारण मैंने फिर से ये ठान लिया कि मैं बजाऊँगा, और ऐसे मुझे लग रहा था कि नाना मेरे साथ है. आज कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला एवढे लोक पाहून मी गडबडून गेलो होतो, पण डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ति डोळ्यासमोर आली. देखिए शुरुआत में जब लाइट्स चालू होती है तो ये अपनी आंखें झपका लेता है, और फिर उसके चेहरे पर से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जाता है, लेकिन फिर से अपनी आंखें बंद करता है, और फिर से उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास आता है, ये बात हमने पहले पढ़ी थी. तो ये उसने क्या किया था, किसका ध्यान किया था तब, ये बता रहा है यहाँ पर. देखिए उसने क्या किया था, डोळे मिटून घेताच नानांची मूर्ति डोळ्यासमोर आली होती. मतलब ये अपने पिताजी का ध्यान करता है. नाना, इसके पिताजी जो थे इनको अपनी आंखों के सामने लाता है. थिएटर नव्हते, कुणी नव्हते, होते फक्त माझे नाना, मी आणि सूर. और आंखें बंद करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना थिएटर, ना ऑडियंस, ना कोई, ना कुछ भी नहीं दिखा रहा था. मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि मैं, मेरे पिताजी, नाना और सुर मतलब संगीत, यही सब मुझे दिख रहा था, और मैं बजाने लगा. कॉन्फिडन्स मेरे चेहरे पर आ गया और मैं बजाने लगा. शिरीष गप्प बसला आणि मी काहीच बोलू शकत नव्हतो. तो इसने कह दिया कि कैसे इसने इतने अच्छी तरीके से बजाया, उसके पीछे क्या राज था, क्या रहस्य था, ये उसने बताया. और क्यों नाना उसके साथ हर रोज़ आया करते थे, ये बात भी उसने बताई. और 2 महीने इसने क्यों छुट्टी ली थी, ये भी बातें उसने बताई. और इतना अच्छा पेश कर दिया उसने. अपनी कला जो थी, संगीत का लगाव जो था उसके पिताजी का, उसने अपने साथ ले लिया. ये संगीत पर प्यार करने लगा. उसको सीखा उसने अपने पिताजी के लिए, क्योंकि उसके पिताजी को संगीत से बहुत लगाव था. तो उनको सुख मिलने के लिए, उनको अच्छा लगने के लिए शिरीष ने भी संगीत सीखा. तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है. जो लिखा गया था वो अपू काळे इनके द्वारा. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, एंड गुड बाय.